नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम की खेड़की दौला टोल प्लाजा पर पिछले काफी समय से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन दिया है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग रख इसके लिए लोगों ने भी उनका समर्थन किया और उनका सम्मान किया। गुरुग्राम में अहीर समाज के लोग पिछले कई दिनों से अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, इस मांग को लेकर धरना जारी है। इसी कड़ी में अब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा गुरुग्राम के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस धरने को अपना समर्थन दिया। अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर जिस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, वहीं इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह समेत कई नेता भी इस धरने को अपना समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में इस बार अहीर समाज आर पार की लड़ाई में नजर आ रहा है। अहीर रेजिमेंट संयुक्त मोर्चा के सदस्य मनोज यादव की माने तो भारतीय सेना में जब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। प्रयोजन रहा यहाँ आने का और किस तरह से उद्योगपतियों को एमएसएमई से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराया गया है। देखिए, एमएसएमई अभी जो है सरकार का एक फोकस सेक्टर है। सरकार के लिए अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, लोगों को रोज़गार के अवसर देने हैं और उसके साथ साथ में नई इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करनी है। हमें इंडिया के अंदर बाकी स्टेट से और इंडिया के बाहर जो दूसरे देश जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उससे बेहतर प्रोडक्ट्स जो है अपने स्टेट में और फरीदाबाद के अंदर हम चाहते हैं कि वैसे चीज़ें बने ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो कभी पॉसिबल हो सकता है, वो तभी संभव है जब हम फरीदाबाद लेवल पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करें कि वो ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। सर, सरकार की बहुत सारी एमएसएमई की ऐसी योजनाएं हैं, यदि उसका लाभ अगर उद्योगपति लेता है तो अपने उद्योग को सफलता तक पहुंचा सकता है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कई बार जानकारी ही नहीं होती और वो जो पैसा है उसका वो सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है और आज इसीलिए हमने इस एग्जीबिशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट एमएसएमई सेंटर ने एक स्टॉल भी सेटअप किया है। पिछले 3 दिन से हमारे ऑफिसर यहाँ पे प्रेजेंट थे और एक अवेयरनेस जनरेशन का एक माध्यम ये भी है, एक सेशन भी आज कंडक्ट किया गया और हमने यहाँ पे कोशिश यही करी है कि सरकार की जो लेटेस्ट स्कीम है, अभी सरकार की जो लेटेस्ट स्कीम का नाम है हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है सर आपका? आई एम रिपेरेंट पप्पू जी सिंह सरना, आई एम चेयरमैन IMT यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदाबाद। सर, आज एमएसएमई के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए और बहुत ऐसी योजनाओं के बारे में बताया। इस एक्सपो में उद्योग बढ़ाने के साथ साथ कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले ये भी जानकारी लेकर लोग जा रहे हैं। एक तो आप जानकर खुशी होगी आपने। चलिए करेंगे अगली खबर की ओर। ASBC एशियाई युवा एवं जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन नजर आया। भारत की झोली में 1-2 नहीं बल्कि कुल 6 मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल डाला। गुरुग्राम के पालन विहार की रहने वाली रुद्रिका ने गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम देश और विदेश में रोशन कर दिया है और इसी खुशी में रुद्रिका का गुरुग्राम लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रुद्रिका ने 75 किलोग्राम वर्ग में एक तरफा फाइनल में कजाकिस्तान की शुगलिया निलेबी से 5-0 से हराया उसको और रुद्रिका की माने तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी और ये सफर अभी यही नहीं थमा। अब वर्ल्ड और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना ही रुद्रिका का लक्ष्य है। रुद्रिका के पिता की माने तो रुद्रिका जब 6 साल की थी तभी उसे खेल में रुचि थी और तभी से वो बॉक्सिंग सीख रही है। रुद्रिका ने यहाँ तक पहुँचने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की है। देखने के लिए तो अभी हम देख के निकले या 448 हमने सीटें बुक कराई थी, लेकिन 600-700 लोग आज यहाँ पे हो गए तो सभी लोगों को आज नीचे बैठ के इस मूवी को देखा है। ये जो मूवी है ये कोई मनोरंजन के लिए मूवी नहीं है, ये एक सत्य पर आधारित एक घटना है जो 30 साल पहले 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने जिसको झेला है। आज हमने देखने मात्र से, इसको महसूस करने से आज जब हमारी रूह कांप जाती है तो जिन लोगों ने इस यातनाओं को, इस नरसंहार को झेला है उनके साथ क्या बीती होगी। और मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा अतीत है, भविष्य में हमारे साथ ऐसा ना हो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा और जो चीज़ें 30 साल पहले हुई उन चीज़ों से हमें सबक लेना पड़ेगा। सबक तब मिलेगा जब हम इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मेरा लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को इस मूवी का दिखाओ और हमने भी एक प्रण किया है कि अगले कई दिन तक लगातार हम भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट
अपने माध्यम से इस मूवी को दिखाएं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद की 2 छोरियों ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक पर मुक्का लगाकर जिले, प्रदेश और देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर दिया है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली माही सिवाच को सिल्वर मेडल तो वहीं तनीषा लांबा को कांस्य पदक मिला है। जॉर्डन से फरीदाबाद लौटी दोनों बेटियों का भव्य स्वागत किया गया। फरीदाबाद की 2 बेटियों द्वारा जॉर्डन देश में सम्मान में आयोजित हुई एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बॉक्सर माही सिवाच ने 40 किलोग्राम और तनीषा लांबा ने 54 किलोग्राम में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। माही को सिल्वर मेडल और तनीषा को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी और तनीषा गांव मुजेसर की रहने वाली है। पूरे शहर ने दोनों लड़कियों और कोच का बधाई देकर सम्मान किया। दोनों बॉक्सर फरीदाबाद की द्रोणाचार्य बॉक्सिंग अकादमी में प्रैक्टिस करती हैं। जिले में आते ही शहरवासियों ने भव्य तरीके से दोनों का स्वागत किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर पहुंचे परिवहन मंत्री के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा ने खिलाड़ी और कोच को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। बॉक्सिंग कोच राजीव गोदारा ने भी आगामी आने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए दोनों को शुभकामनाएं दी। पहुंचे गांव प्याला में, क्या है ये जो आज झगड़ा हुआ है? बता रहे हैं गोली भी चली है कई सारी। हाँ, प्याला गांव में जैसे अभी मैसेज मिला था, उनका पहले थोड़ा झगड़ा हुआ दोनों पार्टी का, अशोक है और दूसरा ये मीनू वगैरह है। तो दोनों पार्टी जा रही थी अपने हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। पीछे से दूसरी एक पार्टी जो अशोक पार्टी है, उन्होंने आकर फायरिंग किया यहाँ फायरिंग किया। ये तो अब पता चलेगा, हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनके स्टेटमेंट देने के। किसी को कोई गोली, कितनी गोलियां चली हैं यहाँ पे? गोली तो 5-7 बता रहे हैं और अभी टीम बुलाई है, टीम के साथ। आरोप लगा रहे हैं परिजन के पहले भी दबंगई करते रहे हैं और गुंडे टाइप हैं, लगातार जो है ग्रामीणों को परेशान करते हैं। पहले हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, तो काफ़ी दिन से मतलब इनको कर रहे हूँ। कितने लोगों को चोट लगी है सर? चोट अभी हॉस्पिटल जाकर पता लगे। यहाँ से एक हमारे को मिला, हम उसको साथ ले दिया मेडिकल के लिए। बाकी अभी हॉस्पिटल से वो जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और जितने भी है ध्यान लेकर पर्चा दर्ज भी करेंगे। जो है ग्रामीणों को परेशान करते हैं। पहले हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, तो काफ़ी दिन से मतलब इनको कर रहे हूँ। कितने लोगों को चोट लगी है सर? चोट अभी हॉस्पिटल जाकर पता लगे। यहाँ से एक हमारे को मिला, हम उसको साथ ले दिया मेडिकल के लिए। बाकी अभी हॉस्पिटल से वो जो हॉस्पिटल भी है, ध्यान लेकर पर्चा दर्ज भी करेंगे। जो है ग्रामीणों को परेशान करते हैं। पहले हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, तो काफ़ी दिन से मतलब इनको कर रहे हूँ। कितने लोगों को चोट लगी? जाकर पता लगे। यहाँ से एक हमारे को मिला, हम उसको साथ ले दिया मेडिकल के लिए। बाकी अभी हॉस्पिटल से वो जो हॉस्पिटल भी है, ध्यान लेकर पर्चा दर्ज। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दोस्त के साथ होली खेलने गए एक 21 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से संदिग्ध रूप से मौत हो गई। मृतक युवक अपने दोस्त के साथ होली मनाने के लिए गांव पलड़ा गया हुआ था। इस मामले की जानकारी मिलने पर बादशाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। इस संबंध में बादशाहपुर पुलिस ने 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। शिकोपुर निवासी राहुल अपने दोस्त के साथ होली खेलने के लिए गांव पलड़ा गया था, जहां पर वो एक तालाब में होली खेल रहे थे। इसी दौरान उसकी डूबकर संदिग्ध रूप से मौत हो गई। इस बात की जानकारी बादशाहपुर पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने युवक के शव को फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मदद से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है और वो करीब 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। नगर निगम अपनी तरफ से बार बार जब भी उसका शेड्यूल में होता है, हफ्ते में 2 से 3 बार उसके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार रूप से करती रहती है। और जैसे ही कोई हमारे संज्ञान में इस तरह की बातें आएंगी तो वो उनके ऊपर काम किया जाएगा। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। वो जो अतिक्रमण करते हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हें खुद होता है, उनके ग्राहकों को होता है और पूरे शहर को होता है। उससे जाम लगता है और प्रदूषण फैलता है। तो उस सब के ऊपर भी अपना तरफ से योगदान दें उस चीज़ को, व्यवस्था को सुधारने में की बातें आएंगी तो वो उनके ऊपर काम किया जाएगा। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि लोगों को भी। चलिए खबरों में बात करेंगे पंजाब की। पंजाब को नया मंत्रिमंडल मिल गया है। चंडीगढ़ में 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और समारोह में सबसे पहले हरपाल
चिम्मा ने शपथ ली। समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेटा और बेटी भी वीवीआईपी की अगली पंक्ति में मौजूद रहे। चिम्मा के बाद मलोट की विधायक डॉक्टर बलजीत कौर ने मंत्री पद की शपथ ली। पेशे से नेत्र सर्जन डॉक्टर बलजीत कौर मंत्रिमंडल में इकलौती महिला हैं। वे पूर्व आप सांसद साधु सिंह की बेटी हैं। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि मैं पंजाब के लोगों और पार्टी आलाकमान को धन्यवाद देती हूँ। ये आपकी अच्छी मानसिकता है कि उन्होंने एक महिला को कैबिनेट में शामिल किया है। हरभजन सिंह ईटीओ ने शपथ ली और इसके बाद मानसा से सिंधु मूसेवाला को हराने वाले डॉक्टर विजय सिंगला ने मंत्री पद की शपथ ली। बरनाला के विधायक गुरमीत ने मंत्री पद की शपथ ली। गीत हेयर ने कहा कि मैं पार्टी नेताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसे ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। सबसे अंत में हरजोत सिंह बैंस ने मंत्री पद की शपथ ली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जानलेवा कोरोना वायरस के कारण हांगकांग में स्थिति भयावह हो गई है। यहाँ रोजाना 20,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और 250 से अधिक मौतें हो रही हैं। स्थिति ये हो गई है कि शवों को रेफ्रिजरेटर शिपिंग कंटेनर में रखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ ताबूत खत्म हो चुके हैं या बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। बढ़ते संकट को देखते हुए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। डराने वाली बात यह है कि 97% केस 5वीं लहर में आई है। हांगकांग की आबादी के औसत से निकाला जाए तो यहाँ माना जा रहा है कि भारत जितनी आबादी होने पर वहाँ मौजूदा हालात में हर रोज 35 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस होते हैं। हांगकांग में कोरोना से मरने वालों में ज़्यादातर बुजुर्ग मरीज थे और ज़्यादातर को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया था। वास्तव में हांगकांग ने हाल के सप्ताह में विश्व भर स्तर पर प्रति 10 लाख लोगों पर सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई। सिंगापुर की तुलना में 24 गुना अधिक, क्योंकि इसके अधिकांश बुजुर्ग नागरिक या तो अधिकांश रूप से या पूरी तरह से असंबद्ध रहते हैं। अगली खबर की ओर। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रिश्तों को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब ओवैसी की पार्टी के शिवसेना और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी से रिश्तों व गठबंधन की चर्चा है। इसे लेकर पूर्व सीएम व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना और एआईएमआईएम से गठबंधन करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का एआईएमआईएम के सांसद जलील ने भी इसे लेकर बयान दिया है। फडणवीस का कहना है कि लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और हम जो काम करते हैं उसे देखकर वोट दिए हैं। बाकी सारे दल एक जैसे हैं। यदि ये सब मिल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं आएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।